नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में लोकसभा के चुनाव निकट है। भारत में लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है और आपको पता ही है कि संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इस स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण में दो सदस्यों का दो चुनाव आयुक्तों का पद रिक्त था, जिसके कारण एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन हाल ही में दो नए चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट किया जा चुका है। इसकी वजह से कुछ अन्य माध्यम भी हैं, कुछ अन्य बातें भी हैं, जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया एक चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये एक नए नियम, एक नए कानून के तहत पहली नियुक्ति है। चुनाव आयुक्तों की यह पहली नियुक्ति है, जहां एक नए नियम, एक नए कानून के तहत यह नियुक्ति है, इसलिए यह खास है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा इस पर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो आज के इस संदर्भ में हम इस पूरी बात को, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार उठाए जाते थे और इसके बाद, इस नियुक्ति के बाद भी इस पर चर्चा हो रही है। तो आइए संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में आप दो लोगों को देख रहे हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे, खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है, इसको समझने के साथ कौन है नए चुनाव आयुक्त, इनका परिचय आपके सामने हम रखेंगे। जो आरोप और जो सवाल विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। नए कानून में क्या है जिसके तहत ये दोनों नियुक्तियां हुई हैं, उस नए कानून को समझेंगे। साथ ही क्या थी इससे पहले की प्रक्रिया, उसको देखते हुए अभ्यास प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे प्रत्यक्ष रूप से हमसे आप जुड़ सकें। हमारी जिम्मेदारी, हमारी जानकारी। आप तक पहुंच सके। बात खबर की करेंगे तो खबर द हिंदू की है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि नेम्ड न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स, इन दो लोगों को नया चुनाव आयुक्त के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। इसकी वजह से ये पूरा संदर्भ हम लेके आपके सामने आए हैं। सिर्फ बात नए कानून से नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है, कुछ अन्य भी कारण है जिसकी वजह से चर्चा इसकी हो रही है। हाल ही में आपको पता होगा कि जो चुनाव आयुक्त हैं, आपको पता है कि चुनाव आयोग में वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था कि इसमें 3 सदस्य शुरू से ही थे। इसमें सदस्यों की संख्या को लेकर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 324(2) के तहत यह अधिकार होता है कि इस संख्या को वो परिवर्तित कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1989 से पहले यह संख्या हम अगर बात करें तो एक ही होती थी। 1989 में 1 से 3 किया गया, फिर 90 में इसको 1 किया गया, 93 में फिर से यह संख्या 3 कर दी गई और तब से लेकर अब तक यह संख्या 3 ही है। तो अरुण गोयल साहब, जो कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त अन्य जो थे, उसमें से एक अरुण गोयल साहब ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। इससे पहले एक अन्य चुनाव आयुक्त इससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिनका नाम अनूप चंद्र पांडे जी था। अब इन दोनों लोगों के पद रिक्ति के कारण सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ही इस पद पर बने हुए थे। इन्होंने जब इस्तीफा दिया, अरुण गोयल साहब ने 8 मार्च को इस्तीफा दिया और 9 मार्च को इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाता है। और स्वीकार करने के साथ साथ इस पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी काफी लंबा शेष था। 2027 तक इनका कार्यकाल अभी बचा हुआ था। ऐसे में विपक्षी दल यह सवाल उठाता है कि वो कौन सी ऐसी विवशता है जिसके कारण जब लोकसभा के चुनाव एकदम सन्निकट है फिर भी इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, उसकी स्वायत्तता के ऊपर, उसकी शुचिता के ऊपर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अगर आप बात करें तो इस समय केवल राजीव कुमार थे इन दोनों लोगों के अपॉइंट होने से पूर्व। अब विपक्ष द्वारा क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष द्वारा जो नया एक्ट है जिसके माध्यम से यह नियुक्ति की गई है, उस पर भी प्रश्न लगातार किए जा रहे हैं। इस कारण यह पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि दो जो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उनके बारे में हम जान लें। इससे पहले आपको बता दें कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। और अगर संख्या और कार्यकाल की अगर बात करें तो संख्या की चर्चा अभी आपसे मैंने की कि फिलहाल वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। इनके कार्यकाल की जहां तक बात है तो कार्यकाल में 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो पूरा वो माना जाता है। वस्तुतः ये जो कार्यकाल होता है वो संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होता है, अर्थात संसद विधि बनाकर इसका निर्धारण करती है।
साथ ही आपको बता दें इसका जो प्रमुख होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। हालांकि तीनों की शक्तियां लगभग समान होती हैं। और आपको बता देंगे इनको जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया है। 324(5) अनुच्छेद 324(5) में इसका उल्लेख है। साथ ही साथ जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं अर्थात इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। अब देखें जो चुनाव आयुक्त दो नियुक्त हुए हैं उनका एक परिचय आप देख लें। सबसे पहले इस तस्वीर में आप देख रहे हैं इनका नाम ज्ञानेश कुमार है। ये सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं अर्थात पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर किया है। आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया है। साथ ही गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। धारा 370 पर जब फैसला आया था उस समय इस फैसले का निरीक्षण करने का कार्य भी इन्होंने किया था। साथ ही सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद को सुशोभित करने के बाद ये सेवानिवृत्त हुए थे। यहाँ सचिव का पद आप जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका आगे उल्लेख है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दूसरे जो सदस्य हैं सुखबीर संधू, दूसरे चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति हुई है। आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम सुखबीर संधू है। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आप आईएएस हैं और आप हिस्ट्री के भी जानकार हैं, लॉ की डिग्री भी आपके पास है। आपकी अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी ये रह चुके हैं। साथ ही NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर भी आप रहे हैं। तो इन दो लोगों की नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हुई है और फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ इन दोनों लोगों की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग की जो सदस्यता है वो पूर्ण हो चुकी है। अब आरोप और सवाल क्या है, विपक्ष के द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सवाल उठ रहे हैं, एक बार उस पर विचार करते हैं। तो देखिए इसमें जो समिति है, जिस समिति की के माध्यम से चुनाव आयुक्तों का चयन होना है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, उस समिति के सदस्य विपक्ष के नेता भी होते हैं। तो इसमें जो विपक्ष में लोकसभा के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी जी ने ये आरोप लगाया है कि जिस दिन 14 मार्च के दिन बैठक हुई थी जिसमें इनके नामों पर पूरी तरह से इनके नामों पर समिति को अनुशंसा करनी थी, तो उस बैठक से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर 13 मार्च को 212 नामों की सूची इनके पास आई, अधीर रंजन चौधरी साहब के पास आई। उन्होंने ये बात कही, लेकिन जब बैठक होनी थी उससे ठीक 10 मिनट पहले ये कहा जा रहा है कि केवल 6 नाम इनके सामने आते हैं। ऐसे में ठीक 10 मिनट पहले इस बात को उनके सामने रखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो नाम शॉर्टलिस्टेड करके इनके सामने रखे गए उनको जांचना, परखना, उनकी ईमानदारी को देखना या विस्तार से उस पर विचार करना, इन्होंने कहा कि मेरे लिए यह असंभव था, इस कारण मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। और इन्होंने अपना एक असहमति नोट, डिसेंट नोट जो है, एक असहमति पत्र जो है वो दायर कर दिया, वो दाखिल कर दिया। और ये भी इन्होंने कहा कि जो कमेटी है इस कमेटी में CJI को होना चाहिए। ऐसी ही कुछ बात पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मार्च 2023 में इस मामले को, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, उसमें CJI की उपस्थिति थी जिस कमेटी का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। हालांकि उसमें कुछ अन्य बात भी थी, वो आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन अब ये बार बार मांग उठ रही है कि विपक्ष को एक तरह से पूरी तरह से इग्नोर करने के साथ साथ लोकतंत्र के साथ ये थोड़ा सा खिलवाड़ किया गया है, ऐसा आरोप विपक्ष का है, अधीर रंजन चौधरी साहब का कहना है। अब देखिए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, जिस फैसले का जिक्र विपक्ष कर रहा है, उसमें क्या था, उसमें किस तरीके से चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का प्रावधान था। उसमें यह कहा गया था कि जो पैनल बनेगा उस पैनल में कौन होगा, तो उस पैनल में प्रधानमंत्री के होने की बात कही गई थी, साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात कही गई थी और तीसरी बात कही गई थी CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होने की। इसी मांग को अब विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, अगर CJI इसमें होते तो शायद विपक्ष को इस प्रकार से इग्नोर नहीं किया जाता। साथ ही यह भी कहा गया था, इसमें जो चौथी बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह एक सुझाव के तौर पर ही यह तब तक माना जाए जब तक कि केंद्र सरकार, अर्थात केंद्र सरकार नहीं बल्कि संसद द्वारा कानून बनाकर इस पर नए तरीके से इसके लिए प्रोविजन नहीं कर दिया जाता है, तब तक इस बात को माना जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। लेकिन बाद में केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कानून बनाया गया, इस पर एक बिल लाया गया, वो बिल एक्ट के रूप में परिणत हुआ दिसंबर 2023 में, और उसके बाद फरवरी 2024 से वो एक कानून के तौर पर लागू हो गया, जिसको द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स
एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के नाम से जानते हैं। और उसी की धारा 7 के तहत वर्तमान में जिस पैनल का गठन किया गया है उसी पैनल के माध्यम से नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि नए कानून में क्या व्यवस्था की गई थी, उसको भी समझते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि जो नया कानून है, इस नए कानून में जिसका नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 7 इसको हिंदी में कहते हैं। और इसमें यह कहा गया सबसे पहली बात कि जो नियुक्ति होगी, जिन व्यक्तियों को इस पद पर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उनका जो लेवल होगा वो सचिव स्तर का पद धारण किए रहे हों, मतलब सचिव स्तर के अधिकारी रहे हों। पहली तो एक ये बात इसमें कही गई। दूसरा ये कहा गया कि इसमें 2 कमेटियां बनाई जाएंगी। एक सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी में 5 सदस्यों का एक पैनल होगा, साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कानून और न्याय मंत्री होंगे। सर्च कमेटी क्या करेगी? सर्च करेगी, उन नामों पर विचार करेगी और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के पास उन नामों को भेजेगी। जैसे 212 नाम आप देख रहे हैं, तो सर्च कमेटी की यह जिम्मेदारी थी कि इन 212 नामों को इन्होंने सर्च किया, उस पैनल ने उस पर विचार किया और उसके बाद उसको सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा। और सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? उसमें से, उन नामों में से जिनको जिनको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट करेगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये उस पद पर आसीन होंगे। अब इस सिलेक्शन कमेटी में जो नया प्रोविजन किया गया, नए कानून में प्रोविजन किया गया, वो कौन कौन रहेगा? ये प्रोविजन आप देख सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, पहली बात ये कही गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके एक सदस्य होंगे, ये भी बात कही गई। और तीसरी बात कही गई, जो सीजेआई की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेश में, वहां पर इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया और यहां कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। और इसी बात को लेकर जो तीसरा सदस्य है जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा, इसको लेकर विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि इसकी वजह से यहां फिर से एक तरह से केंद्र सरकार इस पर प्रभावी होगी और विपक्ष एक तरह से इग्नोर होगा, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए इसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है। वर्तमान में आपको बता दें, ये तीसरे सदस्य में जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, इसके तौर पर अमित शाह जी इसमें कार्यरत हैं। अब देखिए, नए कानून में इसी प्रोविजन को लेकर विपक्ष बार बार इस पर प्रश्न उठा रहा है, सवाल कर रहा है, लेकिन इससे पहले क्या प्रक्रिया थी? इससे और अगर आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे, ये प्रक्रिया जरा आप देखेंगे तब इससे तुलना करेंगे तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। देखिए, पहले क्या होता था कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में यह व्यवस्था होती थी। केंद्र सरकार जिस नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को कर देती थी, वो सीधे इस पद पर आसीन हो जाता था। यहां से एक कदम आगे बढ़ा गया और इस चीज में जो कमी थी कि विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, एक कदम आगे बढ़ते हुए इस नए कानून के माध्यम से उसमें विपक्ष के, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं या सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उसको इसमें सम्मिलित करते हुए विपक्ष को स्थान दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ विपक्ष को स्थान देना क्या सफिशिएंट है या वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने की दिशा में सोचना चाहिए? इस बात का हल आगे क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल चलते हैं आज के सवाल पर, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसका सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आज का सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया के समान होती है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) में इसका उल्लेख मिलता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।